इवनिंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले कल हमने क्या स्टडी किया था? फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपको मैंने बताया था कि यदि कोई भी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, मोशन करवाया जाए, तो वो सर्कुलर मोशन करने लगता है, जिसका रेडियस, जिसकी वेलोसिटी, जिसका एंगुलर वेलोसिटी, जिसका टाइम पीरियड, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैंने कल कैलकुलेट किया था। आपको याद है सब कुछ? आज हम डिस्कस करेंगे एक नए फोर्स की। मैग्नेटिक फील्ड में दो प्रकार के फोर्स मैंने आपको बताए थे। एक फोर्स मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज मूव करता है तब के लिए है, और एक फोर्स यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव एज अ मैग्नेट, इसलिए उसे मैग्नेटिक फील्ड में जब रखेंगे तो यहाँ पे दो मैग्नेट की तरह हो जाएंगे, दो मैग्नेट हो जाए। एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही है और एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने रख दिया, तो करंट कैरिंग कंडक्टर आल्सो बिहेव एज अ मैग्नेट अकॉर्डिंग टू अवर स्टेट। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है। ये पढ़ा है। तो दो मैग्नेट में आप देखे हैं कि कैसे फोर्स लगते हैं, आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है ना? तो आज इसी की स्टडी हम करेंगे कि वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो आज की हेडिंग है हमारी, आज की जो हेडिंग है वो है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर when placed, force on current carrying conductor when placed in uniform magnetic field. Placed in uniform magnetic field. एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं हम, तब उस पर एक फोर्स लगता है। इसके पहले जो फोर्स मैंने डिस्कस किया था, मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, और आपको पता है कि एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना? तो दो मैग्नेटिक फील्ड वहां भी हो गई थी, और उस फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स के नाम से जानते थे। जब एक चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, और वो फोर्स कितना होता है? F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जो लॉरेंज फोर्स के नाम से जाना जाता है। ये फोर्स, ये भी मैग्नेटिक फोर्स है, याद रखिएगा। लॉरेंज फोर्स पूछा है तो ये नहीं है लॉरेंज फोर्स, लेकिन फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड ये भी है। ये तब जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे। आपको याद रखना है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव एज अ मैग्नेट। एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और दूसरा हम उसे कहाँ रख रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो यहाँ पे दो मैग्नेट हो जाएंगे, तो दोनों आपस में फोर्स लगाएंगे कि नहीं, ये नॉर्मल आपको सोचना है। तो वो फोर्स कितना होगा ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक कंडक्टर कंसीडर करेंगे। कंसीडर अ कंडक्टर, कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल l and cross sectional area कैपिटल A, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A। ठीक है?
एक कंडक्टर हमने कंसीडर कर लिया, उस जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। उस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। यदि कोई भी कंडक्टर की हम बात करते हैं नॉर्मली, तो आपको ये चीज पता है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पता है कि नहीं? कितने लोगों को नहीं पता? ये फिक्स है कि कंडक्टर की बात करते ही ये क्लियर हो जाता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसलिए कि वो मूव कर सकते हैं। ये इंसुलेटर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है क्या? नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मूव करेंगे। कंसीडर कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल l एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A। ठीक है? द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन in per unit value is smaller। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वैल्यू AL। वैल्यू मतलब कंडक्टर की एरिया इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर। एरिया इनटू लेंथ क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया? वॉल्यूम। यानी क्या है यहाँ पे? यानी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वैल्यू। आपको याद होगा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी मैंने स्मॉल n यूज किया था, और आपको याद है कि उसमें भी यही फार्मूला लगाया था। स्मॉल n फॉरवर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वैल्यू, कैपिटल N फॉरवर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो उसमें प्रेजेंट है कंडक्टर में। तो यदि मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहां से कैपिटल N निकालना होगा। तो कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n इंटू AL। ये मुझे मिल गया फार्मूला। अब सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को हम रखेंगे। क्या? मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को रख देते हैं। तो ये हमारा कंडक्टर है। सबसे पहले ये कंडक्टर है। कंडक्टर की लेंथ कितनी है? कंडक्टर की लेंथ को मैंने स्मॉल l दिया है और इसकी एरिया कैपिटल A दिया है। अब आपको इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। इस कंडक्टर को कहां रखना है? मैग्नेटिक फील्ड में। आपको पता है कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। क्या है ये? ये कैसा कंडक्टर है? करंट कैरिंग। तो मैं मानता हूं कि इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल की ओर। यदि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसमें करंट फ्लो हो रही है। शब्द ही है करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब अ कंडक्टर व्हिच कैरीज द करंट, या अ कंडक्टर करंट फ्लोज थ्रू देम। उससे करंट फ्लो हो रही है। शब्द को ध्यान रखेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब उस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रही है। और जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होती है तो वो कंडक्टर एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। ठीक है ना? ये ध्यान रखेंगे। अब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। हमने इसको कहां रख दिया है? मैग्नेटिक फील्ड। अब इस कंडक्टर में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही करंट फ्लो हो रही है उस कंडक्टर में। तो जब करंट यहां से इस टर्मिनल में फ्लो हो रही है,
करंट कहां से कहां तक, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसकी डायरेक्शन इधर होगी, और विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आपको पढ़ाया है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, I इक्वल टू एन ई ए वी डी, पढ़ाया कि नहीं। तो आपको पता है कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। और मैग्नेटिक फील्ड को किसी एंगल पे ले लेता हूं, मैग्नेटिक फील्ड को किसी एंगल पे ले लेता हूं, ये एंगल थीटा हो गया। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एंगल पे हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने कितना ले लिया, थीटा। क्लियर है। ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाया है ना, आपने कहां रखा है इस कंडक्टर को, मैग्नेटिक फील्ड में। कहां रखा है कंडक्टर को, मैग्नेटिक फील्ड में। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाना पड़ेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट अलग से लिख देता हूं, शायद डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, ये इक्वेशन फर्स्ट आपका है। इस डायग्राम को अच्छे से बनाएंगे। सबसे पहले कंडक्टर जिसकी लेंथ L है, एरिया A है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, करंट इधर से इधर जा रही है, ठीक है। टर्मिनल आप चाहे लिख लो इसको P से Q की ओर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किसी एंगल पे है। मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच क्या एंगल बन रहा है, थीटा। कितना एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है। अच्छे से डायग्राम बनाएंगे, इसके बाद इसको समझते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, आपको ध्यान रखना है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। तो जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस कंडक्टर पे एक फोर्स लगने लगेगा, हमें उसी फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब आपको ये पता है कि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। कौन फ्लो हो रहा, इलेक्ट्रॉन। यदि करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज मोशन में है। तो क्या यहाँ पे लॉरेंज फोर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। जो इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी मूव कर रहा है, समझ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, और चार्ज कहाँ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में। क्योंकि कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो वो चार्ज यदि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा तो उसमें लॉरेंज फोर्स लगेगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। यहां पे मैं लिखूंगा, ये लिख लिया सब कुछ। तो फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन in magnetic field। तो लॉरेंज फोर्स आपने क्या लिखा, वेक्टर फॉर्म में यदि लिखे तो E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको माइनस में रख सकते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारा फार्मूला क्या है लॉरेंज फोर्स का, Q V sin थीटा। तो वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस P। किसी को याद है क्या लॉरेंज फोर्स का फार्मूला, क्रॉस में वेक्टर फॉर्म में फार्मूला याद है क्या, F इक्वल टू वेक्टर F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस V। V क्या है यहाँ पे, ये V क्या है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज। यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, यहाँ किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है,
with drift velocity. BD पर what? Drift velocity. इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो इस फार्मूले में ध्यान से देखें, v की जगह vd वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या लिख दिया मैंने? ये क्या है? लॉरेंज फोर्स। ये क्या लिख दिया भाई? लॉरेंज फोर्स लग दिया। मतलब इस डेरिवेशन में लॉरेंज फोर्स का यूज होगा। लॉरेंज फोर्स क्यों यूज हो रहा है समझ में आ रहा है? क्योंकि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चार्ज पे लगने वाला फोर्स, मूविंग चार्ज जो है उस पे फोर्स लॉरेंज फोर्स ही होगा। हमने उसको निकाल लिया। अब लॉरेंज फोर्स निकाल लिया, अब इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉरेंज फोर्स जो हमने निकाला है वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला है। ध्यान रखिए, इसमें कितने चार्ज मूव कर रहे थे? सिंगल चार्ज। जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक सिंगल चार्ज मूव कर रहा था तब के लिए फोर्स है कितना? क्यू भी साइन थीटा या क्यू इंटू भी क्रॉस भी। कितने चार्ज मूव कर रहे थे? सिंगल चार्ज। अब आपने कंडक्टर ही रख दिए, तो कंडक्टर में एक चार्ज होगा या बहुत सारे चार्ज होंगे? उसमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। किसी एक कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब तो जो फोर्स होगा उन्हीं सारे इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा। तो क्या जो एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स आपने निकाला है उसमें यदि n इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कर दें तो सभी इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो फोर्स मिलेगा वो मिल जाएगा आपको। एक इलेक्ट्रॉन के कारण फोर्स क्या है? लॉरेंज फोर्स। अब हमें इस पूरे कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे लगने वाला फोर्स निकालना हो तो मुझे क्या करना है? इस फार्मूले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कर देना है। मैं इसको मिटा दूं। अब मैं यहां पे लिखूंगा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर लिखूंगा। तो F इक्वल टू वेक्टर F इक्वल टू कैपिटल N इंटू लॉरेंज फोर्स। ये लाइन समझ में आई क्या जो मैंने लिख दिया? ये वो फोर्स है जो उस करंट कैरिंग कंडक्टर में लगेगा जिसे मुझे निकालना है। तो लॉरेंज फोर्स का n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि लॉरेंज फोर्स जो लग रहा है कि एक चार्ज के मोशन के कारण है कि नहीं? लेकिन इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब n चार्ज है, तो पूरे चार्ज पे लगने वाला फोर्स n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू लॉरेंज फोर्स कर दिया। समझ में आया सबको? ये वो फोर्स है जिसे मुझे फाइंड करना है। ये लाइन समझ में आई क्या? बहुत सिंपल है, बस लॉरेंज फोर्स को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इस कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स मिल जाएगा। सिंपल है एकदम से, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो यदि मैं इसको फाइंड करना चाहूं तो n की वैल्यू कितनी है? स्मॉल n a l, और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या निकाला है? माइनस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन Vd वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। मैं इसको ओपन कर दूं क्रॉस प्रोडक्ट को, मैग्नीट्यूड में क्या लिखूंगा? NaL माइनस बाहर ले लिया E, Vd क्रॉस B को क्या लिखूंगा? Vd क्रॉस B को क्या लिखूंगा? Vd B साइन थीटा। A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा। तो Vd क्रॉस B को क्या लिख दिया? Vd B साइन थीटा। समझ में आ रहा है आपको? अब इसको ये नीचे डायग्राम मिटा दूं। ये लिख लिया आपने लॉरेंज फोर्स को, इधर लिख लिया है ना? सबने लिख लिया? अब यहां पे इसको थोड़ा सा और अच्छा बना ले।
एन ई ए बी डी एक साथ लिख लें, इसको लिख लिया एन ई ए बी डी, बचा क्या यहाँ पे एल बी साइन थीटा माइनस में ये बन गया आपका, इतना मिला क्या, हो गया यहां तक। अब ये देखिए यानी ई ए बी डी आपने पढ़ा है, कुछ याद है, यानी ई ए बी डी पढ़ा है कभी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में माइनस साइन हटा देंगे, आई एल बी साइन थीटा, आई इक्वल टू क्या लिख दिया यहाँ पे, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण माइनस साइन था, ठीक है ना, तो एन ई ए बी डी माइनस साइन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण था, ठीक है, यानी ई ए बी डी लिखते हैं हम लोग। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपको रिलेशन याद है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आई इक्वल टू एन ई ए बी डी, समझ में आया क्या। अब ये फार्मूला क्या बन गया आपका, आई एल बी साइन थीटा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला हो गया। ये वही फार्मूला है जो उस कंडक्टर पे लग रहा है। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस कंडक्टर पर कितना फोर्स लगेगा, आई एल बी साइन थीटा। और यदि कोई चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पे फोर्स कितना लगता है, क्यू बी बी साइन थीटा, लॉरेंट फोर्स। ये कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स जिसकी कंडक्टर की लेंथ पर निर्भर करता है, उस कंडक्टर में जितनी करंट फ्लो होगी उस करंट पे निर्भर करेगा फोर्स। करंट यदि ज्यादा होगी तो ये फोर्स ज्यादा लगेगा क्योंकि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड पे भी निर्भर करता है जिस मैग्नेटिक फील्ड में आपने उस कंडक्टर को रखा है। ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें आपने कंडक्टर को रखा है, और ये आई और एल ये करंट उसकी है कंडक्टर की और लेंथ उसकी है, ठीक है। तो ये आपको जो रिलेशन मिला है ये आपको मिल गया है उस कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स, समझ में आ गया। अब यहाँ पे फोर्स को यदि वेक्टर फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, लिख लिया आपने यहाँ तक, सबने लिख लिया है, किसी कोई क्वेश्चन पूछना इसमें, मन में है विश्वास कि नहीं है, कोई गम है, बोलो क्या गम है, गम बोलो। इन वेक्टर फॉर्म, इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, फोर्स को देखिए, इधर वेक्टर फॉर्म वेक्टर एफ है, इधर कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर हैं, इधर कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटी जो वेक्टर दिख रही हैं। करंट तो वेक्टर नहीं है, करंट स्केलर, उसको एज इट इज लिख दीजिए। ये लेंथ वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड, ये वेक्टर फॉर्म हो गया वेक्टर एल क्रॉस बी। करंट स्केलर क्वांटिटी हो गई, ये आपका आ गया क्या, वेक्टर फॉर्म। केस फर्स्ट ये है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मतलब ये है थीटा किसके बीच का एंगल है भाई, एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आपने कंडक्टर में, ऐसा भी समझ सकते हैं, कंडक्टर को आपने जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ऐसे रख दिया, यदि एंगल 0 कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो उसका
फोर्स क्या होगा, 0। आपको कंडक्टर को हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखना है। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, कंडक्टर ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कंडक्टर रख दिया, तब जाके इस कंडक्टर पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा। केस सेकेंड, if theta equal to 90 डिग्री sin 91, तब जाके फोर्स क्या होगा, ILB होगा। मैक्सिमम फोर्स, लॉरेंज फोर्स भी मैक्सिमम 90 डिग्री पे था और ये भी ILB sin थीटा, तो ILB हो गया मैक्सिमम फोर्स। यहां तक लिखेंगे, कंप्लीटेड। अगली हेडिंग इसी से रिलेटेड है, फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर, बिटवीन फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या हेडिंग हो गई ये, दो करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि हम पैरेलल में रख दें तो क्या उन पर फोर्स लगेगा, और यदि लगेगा तो क्यों लगेगा। अभी तक एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मैंने रखा था, जिसमें आपने फोर्स निकाल लिया है, याद है कितना कितना निकाल लिया, ILB sin। हमारे पास जो हेडिंग है इसमें ये है कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, उनको मैंने पैरेलल में रख दिया और दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल t ले लेता हूं। अब यहां पे दो केस हैं। यदि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, कैसा है, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इसमें करंट फ्लो होगी। इसमें फ्लो होने वाले करंट को मैं I ले लूं, I1। पहले केस में मैं दोनों की डायरेक्शन सेम ले लेता हूं कि करंट फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन इन बोथ द कंडक्टर। सेकेंड केस में करंट की डायरेक्शन को बदल देता हूं, when current flowing in opposite direction। दो केस बन सकता है, या तो करंट दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही हो, या तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ये जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वाले तार लगे होते हैं, उसमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है, और यदि वो टूट जाए तो दूसरे में जाके चिपक जाएगा। तो आपने देखा होगा कि उसमें डंडा लगा देते हैं दूर दूर रखने के लिए, कभी देखा, या इंसुलेटिंग रॉड लगा देंगे दूर दूर रहे, ऐसा ना हो कि चिपक जाए। तो होगा क्या, यदि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगी तो इनके बीच में यहाँ डॉट यहाँ क्रॉस, दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मान लो ये AB है, ये और भी ऊपर है, पीछे AB, और ये CD है वायर, ठीक है ना, AB और CD। यहाँ पे AB और CD लिख लेना, मतलब एक कंडक्टर AB हो गया, दूसरा कंडक्टर CD हो गया। दोनों में फोर्स लगने लगा, दोनों में क्या लगने लगा, फोर्स। इस कंडक्टर पे कौन फोर्स लगाएगा, देखिए ध्यान समझिएगा।
जब इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तब ये कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये पता आपको, रस्टन ने बताया कि यदि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। तो ये एक कंडक्टर हो गया जो एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा और एक ये दूसरा हो गया, मतलब यहाँ पे भी दो मैग्नेट हो गए और जहां पे दो मैग्नेट होंगे वहां पे फोर्स लगेगा। तो इस कंडक्टर AB वाले कंडक्टर पे इस कंडक्टर के कारण, इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा और CD वाले पे कौन लगाएगा, ये लगाएगा। मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ CD और CD पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ AB। ठीक है, इस पे जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। F, इसका भी F या F1 F2 लिखते हैं, ठीक है ना। ऐसे इसमें लगेगा, इसमें कैसा लगेगा, इसमें फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव लगेगा। इसमें फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव लगेगा। यदि अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो उसमें उसके मैग्नेटिक फील्ड का नेचर बदल जाएगा। नेचर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और यदि नेचर बदल जाएगा तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यदि हम ध्यान दें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे लगाते हैं, ध्यान से देखिए। तो ये हमारा कंडक्टर है, इसको आप ध्यान से देखें। यदि ये कंडक्टर है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से कंडक्टर की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन देखें। ये उंगली क्या बताती है, करंट या चार्ज की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स। समझ में आ रहा है। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पे जो कंडक्टर है उसको आपने ऐसे कर दिया, करंट की डायरेक्शन हो गई, ये हो गई ना ऐसे। और ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है इसमें, ये ऐसे देखें आप, इसको ऐसे आप देखें। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बाहर की ओर किधर है मैग्नेटिक फील्ड, बाहर, और फोर्स, ये फोर्स हो गया इधर। जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर होती है इनवर्ड, तो उसको हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। ये आउटवर्ड है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, आउटवर्ड। मतलब उसको किससे डिनोट करेंगे, डॉट साइन से। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये करंट हो गई कंडक्टर में फ्लो होने वाली, और ये हो गया फोर्स। तो फोर्स इधर लग रहा है, समझ में आ रहा है। अब इस कंडक्टर, ये इधर है, ये दूसरे तरफ है। इसको जब देखेंगे तो इसमें आपको ऐसे देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इधर घूम जाए कि नहीं, ध्यान से देखिए, इसमें हम ऐसे घूम गए, करंट ऐसे जा रही है, दिख रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है इसकी, इनवर्ड डाउनवर्ड हो गई अंदर की ओर, और फोर्स इधर हो गया। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। तो यहां पे क्रॉस साइन लगा दिया। क्रॉस क्यों लगाया, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस साइन से, क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और डॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। समझ में आया क्या, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इस वायर के लिए हमने ऐसे ध्यान से देखा, तो ये कंडक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स, इसके लिए हम ऐसे कर दिए, ये कंडक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स। क्लियर है, समझ में आ गया सबको। सेम इसमें भी कॉन्सेप्ट लगेगा, ऐसे ही रिपल्सिव लग जाएगा। इसमें क्रॉस क्रॉस का मतलब रिपल्सिव नेचर हो गया, ठीक है ना।
अब हम दोनों का फोर्स फाइंड करेंगे, दोनों का फोर्स फाइंड करेंगे। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है P1, इसकी मैग्नेटिक फील्ड P2, इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद होगा एक करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे कितना निकाला था, किसी को याद है? ये बायोट सेवर्ट का पहला एप्लीकेशन, μ0/4π2I/r। जब थीटा 90 रखा था, θ1 = θ2 = 90 डिग्री, याद है क्या? तो यहाँ पे हम वही मैग्नेटिक फील्ड लिखने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। आपको याद है तो P1 = μ0/4π2I, तो I1 पाई दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां तक है जहां तक इसकी डिस्टेंस है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां तक है। तो यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस d लिखते हैं। समझ में आया क्या? जितना B1 है उतना ही B2 होगा, बस उसके वो किसके कारण होगा? I2 करंट के कारण होगा। यदि मैं B2 लिखूंगा तो क्या होगा? μ0/4π2I2/d। समझ में आया? ये क्या हो गया? मान लो इक्वेशन फर्स्ट, तो AB जो कंडक्टर है ये CD कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के कारण AB कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। आपको पता है ना, एक कंडक्टर पर दूसरी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है। यदि मैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करूं तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे कौन फोर्स लगाएगा? इसकी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा, और इस पे ये लगाएगा। तो यदि मैं F1 या F2 निकालूं, F1 मतलब इस पे लगने वाला फोर्स किसकी मैग्नेटिक फील्ड के कारण है? इसकी, और इस पे ये लगाएगा। तो मैं यदि F1 निकालूं तो क्या लिखूंगा? ये लिख लिया आपने, डायग्राम बना लिया। इसमें जो करंट की डायरेक्शन है सेम है, इस वाले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इस वाले में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। यदि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो रिपल्सिव फोर्स। यहाँ पे जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसमें, और इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछता है कि when current flowing through the conductor, two parallel plate conductor in same direction, what is the nature of force? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? when current flowing through the conductor, two parallel plate conductor in same direction, what is the nature of force? Attraction force, attractive force, मतलब force of attraction होगा। When current flowing through the two parallel plate conductor in opposite direction, then the nature of force repulsive। याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, जब कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगी तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। 1 मार्क्स MCQ क्वेश्चन। क्लियर है? मिटा दे इसको, लिख लिया आपने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, याद रखिएगा। अब यहाँ पे फोर्स कितना होगा? यदि मुझे मान लो यहाँ पे निकालना है फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर
करंट कैरिंग कंडक्टर। किस पे निकालूं, ए बी के सी डी पे? किस पे? फोर्स ए बी पे निकालूं कि सी डी पे? किसी पे निकाल सकते हो, बराबर आएगा। कंडक्टर ए बी ले लेता हूं, मान लो ए बी में जो फोर्स है वो F1 है। अभी आपने पढ़ा किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कितना लगता है, अभी पढ़ा आपने, कितना पढ़ा? आई एल बी साइन थीटा। क्या पढ़ा है? एक कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स क्या लिखा है? आई एल बी साइन थीटा। अब आप बताइए, मुझे आपको बताना पड़ेगा मैं क्या लिख रहा हूं, F1। तो F1 तो करंट किसकी लिखेंगे? F1 यदि फोर्स निकाल रहे हैं तो किसकी करंट? उसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट। यदि मैं F1 लिख रहा हूं तो AB में फ्लो होने वाली करंट क्या है? I1। लेंथ उसी कंडक्टर की, B किसकी? B ध्यान रखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो दूसरा कंडक्टर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड के कारण AB कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। CD कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो AB कंडक्टर पे फोर्स लगाएगी, दैट इज F1। और F2 AB कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के कारण CD पे फोर्स लगेगा। तो मैं यहां पे इसको लिखूंगा P2। समझ में आया? यदि मुझे F2 लिखना है तो I2L B1 साइन थीटा लिखूंगा। किसी एक को कर देता हूं, एक्सप्रेशन बिल्कुल सिमिलर है। F1 I1 L B2 साइन थीटा। B2 क्यों होगा, समझ में आया? क्योंकि मैग्नेट अभी जो ILB साइन थीटा मैंने निकाला, B क्या है? पहले से जो मैग्नेटिक फील्ड दी थी वो मैग्नेटिक फील्ड B है। मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस कंडक्टर में लगने वाला फोर्स वो B था। तो यहाँ पे जो CD में है उसके कारण है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, F1 बाई L ये हमारा नेट फोर्स है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। याद रखिए जो फोर्स फाइंड कर रहा हूं फोर्स पर यूनिट लेंथ है। क्या बचेगा यहाँ? I1 और B की वैल्यू, B2 की वैल्यू रख दो। B2 की वैल्यू कितनी है? ये निकाला ना, μ0/4 पाई 2I1 बाई D हो गया। ये मैग्नीट्यूड में रख दो तो साइन थीटा हटा दो यहाँ पे, एक सेकेंड दूसरे स्टेप में हटा देता हूं। थीटा हम 90 लिए है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला है किस एंगल पे निकाला है? 90 डिग्री पे। तो उसी एंगल पे यहाँ पे थीटा 90 रहेगा आपका। तो F1 इक्वल टू I1L B2, यहाँ पे भी 90 लेना पड़ेगा, ठीक है। F1 बाई L इक्वल टू I1 B2। I1 B2 की वैल्यू क्या निकाला आपने? कितना लिखा है B2 की वैल्यू? μ0/4 पाई 2I2 बाई D। इसको यदि सॉल्व करें तो ये फोर्स कितना आएगा? ये फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा। क्या आएगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ऊपर लिख दो। जब आपने ये फार्मूला लिखा है, क्योंकि कंडक्टर के सेंटर पे आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की है और सेंटर पे कितना एंगल मैंने बताया था? 90 डिग्री। आपको याद होगा वो पहला एप्लीकेशन बायो 7 क्लास से, इसलिए थीटा 90 ले लिया है। अब यहाँ पे फोर्स जो हमारा है फोर्स पर यूनिट लेंथ पर है, कितना आया? μ0/4 पाई 2I1 I2 divided by D. So this is the force acting on two parallel current carrying conductor F equal to μ0/4 pi 2I1 I2 by D। यहाँ पे इसकी यूनिट जो है वो क्या है? न्यूटन पर मीटर, पर यूनिट लेंथ पे है। ये फोर्स
की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर है। पूरा एक्सप्रेशन समझ में आया। दोनों एक्सप्रेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 3 मार्क्स का ये वो भी आता है और ये अलग से, मतलब 6 नंबर का आज आपने पढ़ा है। तो पूरा समझ में आ गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।